एनडीए मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है शुभम वाशने, आई लाइक टू वेलकम यू टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड और वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। अब मैं आपको जिस जर्नी पे लेके जा रहा हूँ ना, इस जर्नी वाले बच्चे ना देश की कमान संभालते हैं। सोच के देखिए, जो चेहरे आप देख रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने एनडीए ज्वाइन किया था और वो चीफ ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स स्टाफ बने। तो जिस एग्जाम की आप तैयारी करने वाले हो ना, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है, पर इसकी जो एज लिमिट है वो सिर्फ 15 से लेकर 18 है। और इसे कोई भी दे सकता है, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा, आर्ट, कॉमर्स, बायोलॉजी, पीसीएम, या कोई भी बंदा जो किसी भी बोर्ड का हो या ओपन स्कूलिंग का हो, वो सब दे सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं सर, मैंने तो गूगल पे देखा तो वहां तो 19 साल लिखी हुई थी। यार, गूगल को मारो गोली, सरकारी नोटिफिकेशन चेक करो। ठीक है, अगर आप सरकारी नोटिफिकेशन चेक करोगे तो आपको वहां पर डेट कुछ ऐसे मिलेगी, और अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे इसे, तो आपको यही मिलेगी। क्लियर है? तो इस बात को गांठ बांध दो। अब इसका मतलब ये होता है कि ज्यादातर बच्चों के पास एक अटेम्प्ट या मैक्स टू मैक्स 2 अटेम्प्ट होते हैं। बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके पास 3 या 4 अटेम्प्ट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 18 साल तक की उम्र तक 12th कर चुके होते हैं। क्लियर है? तो भैया इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करनी है और अपने मौके गिन लेने, भैया आप कितने मौके में हैं। चलिए, अब देखिए, इस एग्जाम को निकालने के लिए आपके पास 3 प्लान होने चाहिए, प्लान ए, बी और सी। प्लान ए का काम ये है कि वो अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप प्लान बी के साथ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और प्लान बी नहीं काम कर रहा है तो प्लान सी के साथ। अभी होगा कैसे, जरा हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्लान ए में हम वो सब्जेक्ट्स को पिक करेंगे जिनका हाई वेटेज है। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज है उनका। प्लान बी का काम यह है कि अगर हाई वेटेज वाले जो हमने सब्जेक्ट हमने पूरे मतलब तैयार किए हैं, अगर उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो समझो हमें ऐसे सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो लॉजिकल हैं, जिनमें रटना कम पड़े। ठीक है। फिर प्लान सी में आते हैं वो सब्जेक्ट जिन्हें रटना पड़े, पर वो रटने वाले सब्जेक्ट हम सबसे एंड में करेंगे। ठीक है, जिससे हमें बार बार याद ना करना पड़े। सोच के देखो, अगर तुमने हिस्ट्री पहले दिन से स्टार्ट करी तो ये बात तय है कि तुम बार बार भूल जाओगे। क्लियर है? तो प्लीज मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। नाउ अब जरा मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा प्लान बता रहा हूं, इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी आपको? सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक है, आप वहां पर सर्च करना एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। अगर आपने खाली सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड सर्च किया तो आपको गलत प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। एनडीए जरूर लिखना, एनडीए सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, अब यहां से जरा मेरी बात ध्यान सुनो। अभी जो एग्जाम देने वाले लोग होंगे वो कौन होंगे? जो क्लास 12th में होंगे, और दूसरे होंगे जो ड्रॉपर हैं, जो अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आप दोनों की तैयारी ना, दोनों की बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि भैया इसके पास सीबीएसई बोर्ड का लोड है और इस इंसान के पास प्रोबेबली अभी कॉलेज का लोड आ रखा होगा। दो टाइप के लोग हैं। अब दोनों की तैयारी में बहुत ही डिफरेंस है, बट जो एक सब्जेक्ट का सीक्वेंस है कि भैया कौन सा सब्जेक्ट कब करना चाहिए, वो अलग अलग है। आप जरा समझते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, आज से 8 महीने हैं, मतलब सितंबर से लेके अप्रैल तक आपके 8 महीने बैठेंगे, और जब इन 8 महीने में आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं, जरा सोच के देखिए। जब एग्जाम सितंबर में होता है तो अप्रैल से उसको टाइम मिलता है। भाई देखो, लास्ट एग्जाम कब हो रहा है? अप्रैल में। आपको पता होगा एग्जाम साल में 2 बार होता है। याद है आपको? नहीं याद है? मैं बता रहा हूँ। साल में 2 बार एग्जाम होता है, और साल में जब 2 बार होता है तो एक होता है अप्रैल में, एक होता है सितंबर में। तो अगर बच्चा अप्रैल से लेकर सितंबर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो उसमें सिर्फ 4 महीने होते हैं। और जब वो सितंबर से लेके अप्रैल की तैयारी कर रहा होता है, सितंबर में तैयारी करने बैठा है, अप्रैल में खत्म करेगा, तो उसमें 8 महीने बैठ रहे होते हैं। और इसी कारण से आप नोटिस करोगे एक चीज, कि जो ये वाला एग्जाम होता है इसकी कट ऑफ ऊपर आती है। जरा देखो, अगर आप यहां पर देखेंगे, ये देखो, ये है सितंबर का एग्जाम, ये है अप्रैल का एग्जाम। देखो जरा, सितंबर वाले एग्जाम में 258 कट ऑफ आई, वहीं अप्रैल में जो एग्जाम हुआ उसमें 338। अगेन सितंबर वाले में देखो 325 आई, और अप्रैल वाले में 342। इसमें देख लो 346 सितंबर वाले में, अप्रैल वाले में 355। आपको शायद पता हो कि 2020 जब कोविड आया था तो दोनों पेपर एक ही वक्त हुए थे, तो दोनों की कट ऑफ सेम बैठी थी। बात समझ में आ रही है? तो ये बात तो समझ लो कि आपकी कट ऑफ कम से कम 10 से लेके 20 नंबर बढ़ेगी, तो मेहनत दबा के करना। और इसका मेन कारण होते हैं ड्रॉपर। ठीक है, एक बार को ड्रॉपर अपना लोड शिफ्ट कर सकता है।
कि हो सकता है उसका कॉलेज ऐसा हो जहां पर पढ़ाई ही ना होती हो, ठीक है, बस एग्जाम देने जाना पड़ता हो। पर जो 12th क्लास का बोर्ड का बच्चा होता है उसके पास ना टाइम एकदम पैक्ड होता है। अगर इसका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो ये एग्जाम निकाल नहीं सकता। मैक्सिमम आप देखना 12th के साथ निकालना असंभव के बराबर बैठता है, क्योंकि इनका जब एग्जाम बैठ रहा होता है एनडीए का, उसी के साथ बोर्ड एग्जाम का भी तारीख की डेटशीट आ चुकी होती है, और दोनों मार्च अप्रैल में बैठ रहे होते हैं। इस चक्कर में ये एग्जाम लुढ़क जाता है, और सिर्फ जो मोस्ट ब्राइट बच्चे होते हैं वही एग्जाम निकाल पाते हैं। ये पूरी कहानी है, अगर आपको बात अब समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से जरा थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ। तो ये बात तो तय हो गई कि अगर आपका प्रॉपर डेडिकेशन नहीं है और ढंग से गाइडेंस नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलने वाला। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, इस एग्जाम में बैठने वाले 5 लाख लोग होते हैं, पर एग्जाम देने में जो क्लियर करते हैं, ठीक है ना, उनकी संख्या मात्र 400 बच्चे होते हैं, मात्र 400। 5 लाख से सिर्फ 400। तो ये कोई खेल नहीं है, ये यूपीएससी का रचा हुआ एग्जाम है। अगर आप इसे ढंग से नहीं खेले ना तो आप अपना सपना खो दोगे। हो सकता है बचपन से देख रहे हो सपना कि मैं यूनिफॉर्म पहनूंगा, यूनिफॉर्म पहनूंगा, पर एक झटके में सपना खत्म हो जाएगा अगर आपकी तैयारी की प्रिपरेशन प्लान एकदम गलत है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ गांठ बांध के सुन लो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे साथ एक बच्चा था, मतलब मेरे जो एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट है वहां पर एक बच्चा आया था, अभी रिसेंटली एडमिशन के लिए आया था। तो उसने एक बात मुझसे कही कि सर मैं बायो का स्टूडेंट हूँ, बायो का, ठीक है, क्या मैं एनडी दे सकता हूं? तो भाई इसका जवाब तो हाँ है कि आप एनडी दे सकते हो। पर जो बायो है, आर्ट है, कॉमर्स है, उन सबको एक बात गांठ बांधनी ही पड़ेगी कि उनको मैथ्स के बेसिक क्लियर करने ही पड़ेंगे। और मैथ्स के बेसिक क्लियर करने के लिए अगर आप रैंडम टीचर के पास जा रहे हो तो उसको बोलना कि सर मेरी दो चीजें क्लियर कर दो, एक अलजेब्रा और दूसरी ट्रिगो। कौन सी क्लास की? क्लास 10th की। सर ये दो क्लियर कर दो, क्योंकि पूरे के पूरे 11th 12th में आपको ये दोनों मिलेंगी मिलेंगी। अब देखो मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, पर मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर मान लो एक क्लास 10th सॉरी आर्ट एंड कॉमर्स के बच्चे से, आर्ट कॉमर्स बायो के बच्चे से एक सिंपल सवाल पूछना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब क्या होता है, तो पता है क्या जवाब देगा? एक्स की पावर 5। जबकि ऐसा होता ही नहीं है, ये दोनों प्लस ही नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है? इसलिए बेसिक का क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो अगर आप आर्ट बायो कॉमर्स के, तो इस बात को प्लीज गांठ बांध के चलना। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। इस एग्जाम में क्या होता है कि दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का होता है, एक जीएटी का होता है, ठीक है। अब मैथ्स और जीएटी में ऐसा सीन है कि अगर मान लो आप एक बार मैथमेटिक्स का पेपर निकाल लो, ठीक है ना, तभी आपका जीएटी का पेपर चेक होगा। बट जो बच्चे इस एग्जाम को नहीं निकाल पाते, 90% उनका मैथ्स का पेपर क्वालिफाइड ही नहीं होता। 300 में से 100 नंबर लाना अपने आप में बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि भैया 300 में 100 नंबर लिया है, क्योंकि बहुत बच्चे नहीं ला पाते। तो आपको 100 नंबर का टारगेट बनाना ही बनाना है, ठीक है। चाहे आप आर्ट के हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे आप बायो के हो, चाहे पीसीएम के हो, आपको यहाँ पर 100 मार्क्स का टारगेट बनना ही बनना है, ठीक है। अब इसमें ना एक सेक्शन कट ऑफ और होती है। जो सेक्शन कट ऑफ होती है वो होती है 33% की। बात समझ में आ रही है? सिर्फ मात्र 33% की। और 33% जो नंबर बैठते हैं वो 85 इसमें बैठते हैं। तो इसमें मत खुश हो जाना कि मैंने 85 मार्क्स लेकर आ गया हूं, क्योंकि अगर आप देखोगे कट ऑफ, तो कट ऑफ क्या होती है कि इन दोनों सेक्शन के, मतलब मैथ्स के और जीएटी के नंबर प्लस होते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि 85 मत लाना, 100 लेकर आना। 100, 100 इज अ वेरी गुड मार्क्स। अगर आप 100 लिया है तो आपका ना बहुत ज्यादा, मतलब आपको खुद ही महसूस होगा कि यार आपने भला कर लिया अपना। आपको फिर क्या करना होता है, जीईटी में नंबर स्कोर करने होते हैं। जीईटी में स्कोर करना ना कंपैरेटिवली मैथ्स से आसान है। क्यों? क्योंकि मैथ्स में एक क्वेश्चन है 2.5 का, और जीईटी का जो एक क्वेश्चन है वो है 4 नंबर का। ये बात समझने वाली है, क्लियर है? अगर आप ये बात समझ गए तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं प्लान ए में, थोड़ा डिटेलिंग में हम जाते हैं कि प्लान ए में एग्जैक्टली में करना क्या है। प्लान ए के मुख्य 3 पिलर है, ठीक है, आप देख पा रहे होगे। अब इन प्लान ए के जो 3 मुख्य पिलर हैं उसमें आते हैं मैथ्स, साइंस और इंग्लिश। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? देखिए, मैथ्स की जो वेटेज है वो 300 नंबर, साइंस की जो वेटेज है वो 220 नंबर, और इंग्लिश की जो वेटेज है वो है 200 नंबर। अब अगर आप इन तीनों का पेपर देख रहे हो कि भैया इतना नंबर का आ रहा है, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कितने का आ रहा है, तो भैया वो इतने नंबर का आ रहा है। और ये अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, ये चेंज हो सकता है, क्लियर है? अब
अगर ये इतना कम आ रहा है तो ये तीन बहुत स्ट्रांग होने जरूरी है। इसलिए ही मैंने बोला था कि चाहे आर्ट का बच्चा हो, कॉमर्स का बच्चा हो, बायो का बच्चा हो, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, मैथ्स आनी चाहिए। और यही एक कारण है, क्योंकि भैया इनका वेटेज अगर आप देख रहे हो तो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ना के बराबर होने के कारण पीसीएम वाले बच्चे यहाँ पर छक्का मार देते हैं कि भैया मैथ्स तो हम पढ़ ही रहे हैं, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री हमें आती है, बायो देख लेंगे, इंग्लिश मीडियम के हम बच्चे हैं और हम निकाल लेंगे। क्लियर है? इसलिए आप पीसीएम वालों के ज्यादा एनडीए रिजल्ट देखोगे एज कंपेयर टू अपने आर्ट एंड कॉमर्स वाले, आर्ट कॉमर्स बायो वाले। बात समझ में आ रही है? और वो इतनी हिम्मत भी नहीं करते, आधे से ज्यादा तो गिव अप मार देते हैं कि यार मैथ्स नहीं होगी, मैथ्स नहीं होगी। मैथ्स बेटा एक ऐसा चीज है, अगर आप मैथ्स को ये नहीं समझे कि यार क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक पजल है और पजल सॉल्व करने में आपको मजा आ रहा है, तो आप रोगे ही रोगे। आपके साथ ये होता है कि आप रट्टा रट्टा बहुत मारते हो, ठीक है ना? कभी ऑफलाइन में आके देखना, आपको आर्ट कॉमर्स बायो के बच्चे अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए मिलेंगे कि देखो कि जहां मैथ्स नहीं आती थी, मैथ्स आने लगी है। तो अगर कोई बच्चा आर्ट कॉमर्स बायो का कर रहा है किसी दुनिया के कोने में, ठीक है ना, तो आप ये समझो कि आप भी कर सकते हो। नंबर वन बात, पर आपको जिद पकड़नी पड़ेगी, जिद के बिना कुछ नहीं होगा। क्लियर है? ओके, यहां तक की बात हुई। अब जरा हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जरा आते हैं एक टर्म मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट क्या होता है जरा मैं समझाता हूँ। मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि हमारा जो रिटन का पेपर होता है वो मैथ्स और जीएटी को मिलाकर टोटल जो हमारा बैठता है 300, ये हो गया 600 मार्क्स का पेपर, टोटल बैठता है 900 मार्क्स का पेपर। ऐसे ही एसएसबी होता है, जो एसएसबी बैठता है वो भी 900 मार्क्स का बैठता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अब 900 मार्क्स, ये जो दोनों के मार्क्स होते हैं, उन दोनों के मार्क्स को प्लस करके जो मार्क्स फाइनल आते हैं, जो आप स्कोर करते हैं, वो डिसाइड करती है आपकी मेरिट लिस्ट। ठीक है? मेरिट लिस्ट का मतलब एक फाइनल लिस्ट जिसमें बच्चों के नाम डिसाइड होंगे जो एकेडमी ज्वाइन करेंगे। उसमें क्या क्या ऐड हो रहा है? रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स, दोनों के मार्क्स ऐड हो रहे हैं। नाउ अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है गर्ल्स के लिए। बॉयज की सीट बहुत ज्यादा है, ठीक है ना? गर्ल्स की सीट मात्र 27 है, हर साल बढ़ती जा रही है, ये बात सही है, पर जो लास्ट नोटिफिकेशन थी उसमें सिर्फ 27 सीटें थी। अब 27 सीटों के अंदर आपको ये बात समझनी होती है कि आपको ये मेरिट में आना ही आना है, ठीक है ना? अब मेरिट में आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। मैं आपको पहले दिखाता हूँ जो नॉर्मल रैंक्स होती हैं उसमें नंबर कितने आते हैं। देखो, आप देखोगे मार्क्स आ रहे हैं आपको 390 रिटन में, 509, 415, 518, 504, ऐसे नंबर आ रहे हैं। दिख रहे हैं आपको? आप एसएसबी देखो जरा, इसमें देखो 510, 386, 480, 374, 383, 474, ऐसे नंबर आ रहे हैं। इन दोनों के स्कोर को मिलाकर जो नंबर बैठ रहा है, वो नंबर बैठ रहा है आपका फाइनल मार्क्स। क्लियर है? और यही फाइनल मार्क्स वाले बंदे आपके उसमें बैठेंगे मेरिट लिस्ट में, और वो ही जाएंगे एनडीए। हर कोई नहीं जाएगा, हो सकता है आपने रिटर्न निकाल लिया हो, ठीक है, रिटर्न निकालने के बाद आपकी एसएसबी भी आ जाए, ठीक है, बट आप जरूरी नहीं है एकेडमी ज्वाइन करोगे, क्योंकि जब तक आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा, आपका सपना टूटा ही रहेगा। क्लियर है? ये बहुतों के सपने टूटते हैं। मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में दोनों में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और मैंने अपने बच्चों के सपने टूटते हुए देखे हैं। इसलिए मैं पहले ही वीडियो में अनाउंस कर दे रहा हूँ, क्योंकि आप में से कई ऐसे होंगे कि ऑनलाइन या ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहोगे। तब वो जो दिन आता है ना, देखते हैं कि नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं हुआ, एनडीए निकल गया, एसएसबी भी निकल गया, पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है। तो ये बहुत दुख पहुंचाता है कि ऐसे कैसे यार। समझ लो मेरी बात? तो अगर आप चाह रहे हो सच में आपका सपना पूरा हो, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान सुनिए, ठीक है? अब देखो, अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना होता है तो आप मिनिमम रिटन में 400 मार्क्स लेकर आओ, बॉयज, ठीक है? गर्ल्स को लेकर आने हैं 500, 500 मार्क्स मिनिमम। सर इतने नंबर आ जाते हैं? बिल्कुल आते हैं, दिखाऊं? ये देखो, ये ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स हैं, देखिए जरा। कहाँ गए? अबे ऑल इंडिया रैंक 1 कहाँ गई? हाँ, ऑल इंडिया रैंक 1 के मार्क्स हैं। रिटन में आ रहे हैं 536, 602, 516, 533, 519, 519, 545। क्लियर है? अब गर्ल्स का मानना है सर ये तो टॉपर है। बेटा तुम्हारे यहाँ तो सीटें ही 27 है, तो जो रैंक्स बनेंगी वो 1 to लेके 27 ही बनती हैं। तो तुम्हारे यहाँ जो मार्क्स होते हैं वो टॉपर वाले होते हैं। पहली बात तो इस बात को गांठ बांध दो, ठीक है ना? अब हमेशा याद रखो
मैक्सिमम टाइम आप जो एसएसबी के मार्क्स देखोगे वो लगभग सेम देखोगे बच्चों के, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों सेम क्यों देखोगे आप, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जरा एसएसबी में जो पासिंग एग्जैक्ट होती है ना वो होती है 360 पे। अब जरा मुझे देख के बताओ जरा कि 360 के ऊपर कितने कितने लोग बैठ रहे हैं और कितने नंबर से बैठ रहे हैं। 368, 373, 368, 364, 368, 363, 360, ऐसे नंबर बैठ रहे हैं। बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं? हाँ सब बिल्कुल बैठ रहे हैं। और क्या ये बहुत ज्यादा बेहतरीन नंबर है? नहीं। अगर आप देखोगे ये जो नंबर होते हैं वन ऑफ द मोस्ट कॉमन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल ध्यान सुनना मेरी बात, नजर एकदम स्क्रीन पे। आप एक जॉब दे रहे हो मुझे, ठीक है, और मैं एक कैंडिडेट हूं, और आपने मेरा इंटरव्यू लिया, ठीक है। तो आपके पास मेरे लिए तीन टाइप के ऑप्शन होंगे। पहला होगा यस, कि हाँ यार लड़का बहुत ही बढ़िया है, इसे नौकरी पे रख लो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा होगा ओके ओके है भाई, काम चला लिया जाएगा। और तीसरा होता है नो, पसंद ही नहीं आया। तो जो ओके ओके वाले होते हैं ना, वो बहुत सारे बच्चे होते हैं, इसलिए आपको नंबर दिखते हैं 368, 373, 368, 364, 368, ये बहुत सारे होते हैं। 99% बच्चे आपको ऐसे ही दिखेंगे। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइप के होते हैं वो आपको टॉप ऑफ द मेरिट लिस्ट में दिखते हैं। क्लियर है? तो आप मान के चलो आप ऑर्डिनरी हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की बातें मत करो, ठीक है ना। क्यों मैं कह रहा हूं कि सर आप तो डिमीन कर रहे हो, डिमोरलाइज करो? देखो बेटा, हमेशा ये मान के चला करो कि आपका जो लाइफ होता है वो लॉ ऑफ एवरेज पर चलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने आज तक कभी टॉप नहीं किया है, ठीक है, वो टॉप रैंक वन पे आज तक कभी नहीं आया, ठीक है ना, किसी एग्जाम में नहीं आया। तो आप क्या गारंटी दे सकते हो उसको कि वो एक एग्जाम एनडीए दे रहा है उसमें ऑल इंडिया रैंक वन पे आ जाएगा? चांसेस कम है, क्योंकि उसकी लाइफ में अभी तक का एवरेज ये बैठा है कि वो 35 रैंक तक क्लास में आता है। क्लियर है? और एकदम से ऑल इंडिया रैंक वन हो जाएगा रातों रात, ये नहीं हो सकता। और रातों रात में हमारे पास सिर्फ टाइम 8 महीने का है, ये नहीं हो सकता। क्लियर है? हमेशा ना लॉ ऑफ एवरेज पे चलो। ये जरूर हो सकता है कि वक्त के साथ धीरे 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 वो एक बहुत बड़ा आदमी बन जाए। ये तो हो सकता है कि भैया फॉर एग्जांपल एनडीए उसने निकाला 343 रैंक से, ठीक है, बहुत पीछे की रैंक से, और उसने फिर भी मेहनत कंटिन्यू रखी, एकेडमी में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, सोचा स्वॉर्ड ऑफ ऑनर लूंगा, ठीक है, पर स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नहीं मिल पाता, ठीक है। वो टॉप 5 में आ पाता है, टॉप 1 में नहीं आ, मतलब टॉप मतलब ऑल इंडिया रैंक, मतलब उसमें नहीं आ पाता, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर के टॉप पोजीशन पे नहीं आ पाता, 1 रैंक नहीं पा पाता, 5 पे रहा। उसने कहा मैं और मेहनत करूंगा लाइफ में, मैं मेहनत छोड़ूंगा नहीं। उसने और मेहनत की, अपनी यूनिट में जाकर उसने झंडे गाड़े, और उसके बाद उसको अवार्ड मिल गया, गवर्नमेंट से मिल गया अवार्ड, शौर्य चक्र या कुछ मिल गया, बिल्कुल हो सकता है। पर लॉ ऑफ एवरेज ये कहता है कि अब तक की लाइफ जो बीती है वैसे ही आगे बीतेगी, उसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा अगर मेहनत करता है तो। मेहनत से कभी जादूगर वाला इंप्रूवमेंट नहीं होता एकदम से, समझ रहे हो? ये बात सच है कि आप 8 महीने मन लगा के मेहनत करोगे तो यस बात है रिटर्न निकल जाएगा, बड़ी बात है, सोच के देखो, बहुतों का रिटर्न नहीं निकलता, फिर ठीक है एसएसबी निकल जाएगी, ये हो जाएगा। पर रातों रात जो बंदा एवरेज है वो एकदम ऑल इंडिया रैंक वन पे नहीं पहुंचता। मैं आपको डिमीन नहीं कर रहा हूँ, ओवर द लाइफ मैंने अपनी ना खुद की लाइफ देखी है। देखो मेरा ना फोर्थ अटेम्प्ट में एनडी निकला था, ठीक है। आपके पास तो उतना अटेम्प्ट भी नहीं होंगे, क्योंकि उस टाइम मेरे टाइम में ना जो एनडीए देने के चांसेस थे वो 19 साल तक थे, कि 19 साल तक ही दे सकता है बंदा, तो मुझे अच्छे खासे अटेम्प्ट मिल गए थे। नाउ अब मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में एनडी निकला, पर मेरी पता है 12th की परसेंटेज कितनी थी? 60.2। अब मेरी परसेंटेज देखने के बाद मैंने जो सपना रखा था एनडीए का, वो तब निकलता जब मैं पूरी अपनी जान लगाता, क्योंकि 60.2 वाले के मैथ्स के कंसेप्ट बहुत अच्छे नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? उसकी इंग्लिश बेहतरीन नहीं होगी। तो मेरे को जब निकला, तो उसका कारण ये था कि मैंने उस लेवल की मेहनत करनी शुरू करी, और फिर मैंने लॉ ऑफ एवरेज को तोड़ा, कि भैया पहले टाइम में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लॉ ऑफ एवरेज लग गया, दूसरे टाइम में नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैंने लॉ ऑफ एवरेज लगा दिया, थर्ड टाइम में नहीं हुआ कोई बात नहीं, लॉ ऑफ एवरेज निकाल दिया। पर जैसे धीरे 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 मेरी मेहनत बढ़ रही थी, तो फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा ये हो गया। क्लियर है? नाउ इस बात को आपको समझना होगा, अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो ये नहीं होगा। लॉ ऑफ एवरेज हर जगह एप्लीकेबल होता है, तो प्लीज गोल वैसे डिसाइड कीजिए और मेहनत उतनी कीजिए। अगर आपको सच में लगता है कि आप अकेडमिकली बहुत वीक हैं, तो आप मेहनत भी ज्यादा कीजिए, कंपेयर मत कीजिए अपनी मेहनत को, ठीक है। आप टॉपर आदमी हैं तो समझ लो
कि ये जो ज्यादा मेहनत करने वाला है कई बार लात मार के आगे निकल जाता है। तो टॉपर आदमी हो तो टॉपर आदमी अपनी ज्यादा मेहनत को बढ़ाए रखो। क्लियर है? नहीं बढ़ाओगे तो अभी 12th करते ही तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मेहनत का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है ना? ये बंदा ऑल इंडिया रैंक की मेरिट में अगर 200 रैंक पे भी आ गया, 200 रैंक पे जो बंदा 60% लेकर आ रहा होता है, तो भगवान जैसा लगने लगता है आदमी। समझ रहे हो मेरी बात? कि भैया यूपीएससी क्लियर कर दिया। यूपीएससी, समझ रहे हो? खानदान में किसी ने निकाला नहीं होता यूपीएससी जैसा एग्जाम। तो यूपीएससी क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हुई। अब जरा यहाँ से हम आगे चलते हैं। देखिए, मैं गर्ल्स के लिए एक छोटा सा तोहफा देना चाहूंगा। आप प्लीज ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। ये ऑल इंडिया रैंक लड़की है। ठीक है, और इसने जो निकाला है ना एग्जाम, 500 मार्क्स की जो स्ट्रेटेजीज जो निकाली है, वो इसकी बहुत अच्छी कैलकुलेशन थी। ये भी घबराई रहती थी कि बीइंग अ गर्ल ये 500 नंबर कैसे लेकर आएंगी। तो प्लीज मेक श्योर आप इस पर ध्यान बहुत दें। अब आगे चलते हैं जरा। अब आगे आता है जीईटी। जीईटी में क्या होता है कि आपके पास इंग्लिश, साइंस, करंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स सब आती है। बट अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक बच्चा इस तरह से मेहनत करे कि बॉयज की पकड़ इन तीनों पे सबसे ज्यादा हो। अगर इन तीनों की पकड़ हो गई तो जीईटी में 300 नंबर आ गए। क्लियर है? और मैथ्स में वहीं 100 मार्क्स आ गए। अगर यहां पर इन दोनों को अगर आप प्लस कर दो, 100 प्लस 300, तो उसके 400 मार्क्स आ गए। और 400 मार्क्स हमारे डिजायर्ड मार्क्स थे बॉयज के लिए रिटर्न में। क्योंकि 400 में जो आपकी एसएसबी के मार्क्स ऐड होंगे, उसके बाद आपका मेरिट में आना 760 नंबर पे फिक्स्ड है। आपको दिखेंगे 760 पे। बात समझ में आ रही है? 760 पे आपको बच्चे दिखेंगे एग्जैक्टली exactly। देखो, लोग तो 670, 677 इतने पे ही आ जा रहे हैं मेरिट में। मैं आपके नंबर बता रहा हूँ 760, 760। यू विल बी फॉर श्योर इन द मेरिट। क्लियर है? बीइंग अ गर्ल, योर जॉब इज टू मेक श्योर कि आप ज्योग्राफी तो 100% करोगे ही करोगे। पॉलिटी और हिस्ट्री में आपके पास चॉइस है। क्लियर है? और अगर आप नोटिस करें तो ध्यान सुनना, मैंने इकोनॉमिक्स को हटाई दिया है इससे। मैंने इग्नोर मार दिया है कि इकोनॉमिक्स ना करो तो भी चल जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है। नाउ अब इसमें जरा हम थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए, जब हम इसमें चल रहे हैं, अच्छा ये 75 नहीं है, ये 85 कर लेना यार, यहाँ गलत लिख गया, मैं चेंज कर दूंगा सर। पीडीएफ जब तुम्हें मिलेगी ना उसमें चेंज कर दूंगा। ठीक है? नाउ अब जरा हम थोड़ा एक एक पिलर को पकड़ते एक एक पिलर को पकड़ के चलते हैं। तो पहला पिलर जो है हमारा साइंस है। साइंस की खास बात क्या होती है? साइंस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसमें जो फिजिक्स है ना, वो प्रॉपर क्लास 11th की आ रही है। प्रॉपर क्लास 11th। केमिस्ट्री जो आ रही है वो 9th 10th की आ रही है। बहुत ही लिटिल, बहुत ही जरा सी 11th की आ रही है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कहां से क्या आउट किया आ रहा है। और बायोलॉजी में भी 9th 10th का ही मेजोरिटी आ रहा है। सिर्फ एक चैप्टर क्लास 11th का आता है, वो आता है बायोमोलिक्यूल। अब घबराने की बात नहीं है कि यार 11th का आ रहा है। जो आर्ट कॉमर्स के होंगे वो तो डर जाएंगे। डरो मत, मैं समझाता हूँ क्यों कह रहा हूं मैं। देखिए, अगर आप फिजिक्स के चैप्टर लें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको क्लास 9th और क्लास 10th में भी मिलेंगे। बात समझ में आ रही है? ये आपको करने ही करने हैं। कोई बच्चा हो, चाहे वो पीसीएम का हो, आर्ट का हो, कॉमर्स का हो, बायो का हो, ये चैप्टर तो करने ही करने हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा सिलेबस नहीं है फिजिक्स का, बट ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्वेश्चन दिखेंगे दिखेंगे। सेम वे केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं करनी, आपको फिजिकल केमिस्ट्री ही ध्यान देनी है। आपको सारे क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के ही दिखेंगे। तीसरा, बायोलॉजी में गिनती के चैप्टर है, सेल, टिश्यू, हेरिटरी इवोल्यूशन, डिजीज, विटामिन, सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है? सांस लेना, दिल का धड़कना, दिमाग का चलना, और हगना। हगने के 2 पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे भैया आते हैं आपके एग्जाम में। पर अगर हम देखें इन टोटल, आपके जो टोटल चैप्टर्स बैठेंगे वो बैठेंगे अराउंड 37, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 35, यस, 35 चैप्टर्स बैठेंगे। ये आपको सारे करने हैं। ये आपको गांठ बांध लेनी है। ये सारे आपको एक बार पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आप ये पढ़ोगे तभी आप ये उम्मीद करो कि जो साइंस का सेक्शन 220 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है ना, उसमें आप आराम से 100-150 नंबर ला सकते हो। तभी ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्लियर है? आर्ट एंड कॉमर्स वालों को लिए मैं एक बात बोल दूं, अभी मैं एक वीडियो भी लेकर आऊंगा। पर जो भी मैंने बात बोली थी कि आप इसे स्किप मत करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है ना? आपको एग्जाम में देखेंगे 6 चैप्टर फिजिक्स के, बहुत बड़ी नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो पूरी लिस्ट में, मैंने पीसी वालों को बोले हैं 14 चैप्टर।
आपके लिए घटा के कर दिए मैंने 6। क्लियर है? तो प्लीज इसे इग्नोर मत करना, ठीक है? इसमें भी काटा पीटी मत करना। नाउ ये बात तो आपको गांठ बांधी है, मैंने आपको पहले ही बोल दी है कि साइंस स्किप करने का मतलब है एनडीए का सपना टूट गया। मुझे मत कॉल करना इन दोनों नंबर पे, सर मैं साइंस छोड़ दूं क्या? ये नंबर मैंने दिए हैं कि कोई बच्चा मेरे से पढ़ना चाहता हो ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं उसकी मदद कर सकूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। नाउ अब इस चीज को देखो जरा। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि सर्टेन टॉपिक्स हैं जो हर बार आते हैं। देखो, सेल सेल का मैंने दिखाया था, देखो सेल आ गया यहाँ पर। सेल आ गया। सेल के देखो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। ये देखो ये सेल के ही क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना? ये भी सेल का ही है, इसमें बायो लिख दिया है, खाली सेल है ये। ठीक है ना? सेल के बहुत क्वेश्चन आए थे। तो यकीन मानो जो टॉपिक्स आपको बताए गए ना, आप उसे मन लगा के कर लो, आपको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सोर्स क्या है? सोर्स है एनसीईआरटी। बट मैं एक चीज दिखाना चाहता हूं जो एक्चुअल में मैं अपने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो मेरा मेरिट में है, ठीक है ना, जो मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट मेरिट में है उसमें मैंने इस्तेमाल करने जा रहा था। और मैं उसने चेक किया कि यार ये मटेरियल के बारे में सुना था, तो मैंने सोचा कि यार बच्चों के लिए लूंगा। तो एक मटेरियल है रेंसो रेंसो रिवीजन करके, बड़ा अच्छा मटेरियल है। जब मैंने इसे चेक किया, देखो क्वेश्चन है लाइजोसोम का, और उसमें आपको चेक करनी है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लाइजोम नहीं शो करता, और यहाँ पर एग्जैक्टली वो दे रखी है। बहुत ही अच्छा है मटेरियल, ठीक है ना? इस मटेरियल के अंदर ना आपके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फ्लैश कार्ड का। फ्लैश कार्ड क्या होते हैं? ये ऐसे कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना, रिवीजन के लिए होते हैं ये कार्ड्स, ठीक है? और ऐसी एक बुक होती है बायो की। अब इसको कैसे बनाया गया होता है, देखो इसमें ना एक बहुत ही समराइज फॉर्म में आपको सब चीजें मिल जाती हैं। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल लाइसोसोम वाला क्वेश्चन मुझे इसी बुक से मिल गया। फिर मैंने देखा ये वाला जेनेटिक मटेरियल वाला जो है वो भी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला। ये देखो इसके बारे में सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है कि जेनेटिक वाला क्या है, राइबोसोम वाली जो बात है वो यहाँ पर कर रखी है। अगर आपको थोड़ा बहुत बायो पता है तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर देखो बोन वाली बात, हर चीज को बड़ा डिटेल में बता रखा है। ये देखो बोन वाला, टेंडन लिगामेंट एरोल टिश्यू यहाँ पर आपको दिखेंगे यहाँ पर ये, ठीक है ना? टेंडन जो इसका आंसर बैठेगा वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है बहुत डिटेल में। कहाँ गए टेंडन? बन गए यहाँ से। टेंडन वाला भी है, यहाँ से मिस आउट, ठीक है ना? तो इसमें टेंडन भी है यहाँ पर, शायद वो फोटो लगानी भूल गया हूँ मैं 1 मिनट आपके लिए दिखा और देता हूँ, आपको दिख जाएगा तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखो मेरी जाने मन, यहाँ पर देखो ये टेंडन वाली बात भी आ गई यहाँ पर। क्लियर है? तो ये बड़े अच्छे थे, पर मैं दोबारा बोल रहा हूँ ये जो सारे नोट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये पढ़ने के लिए नहीं, रिवीजन के लिए है। रिवीजन बहुत अच्छा होगा। रिवीजन अगर आपको तगड़ा करना है तो आपको ये चीज भैया लेनी ही चाहिए, ठीक है ना? और मैंने इसका लिंक डाल दिया है, और मैं ऑफलाइन के लिए देख रहा था इसे, तो आपके भी बहुत काम आ सकते हैं। देखो सेल्फ स्टडी ना, अगर आपके पास राइट मटेरियल नहीं है तो आपको रुला देगी। तो ये करके देखना, ठीक है ना? तो बहुत मजा आता है इससे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार इतना डिटेलिंग में, इतने छोटे छोटे कार्ड्स में इतना सब कुछ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो इसमें और भी क्वेश्चन आया है। ये देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन आया था, पूछा गया था इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन सा है, और ये सारे रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दे रखे थे। तो इट्स टू गुड, मतलब मजा आ गया था मुझे देख के। ये देखो ये वाला क्वेश्चन भी आया इसमें, ऑस्मोसिस वाला एग्जैक्टली आया है इसमें, बहुत अच्छा था। ठीक है ना? चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आया था, बच्चों को थोड़ा दिमाग लगाना था, इसी नोट से आ गया था। ये जो कार्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये एजीसीएल फॉर्मेशन दिख रहा है सॉलिड फॉर्म में। तो अगर आपको पता हो कि एजीसीएल धूप में लग के जो होता है सनलाइट में इसका रिएक्शन हो जाता है, तो इसका आंसर सनलाइट नहीं होगा। तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो, बहुत ही अच्छी तरह से इसने बता रखा था ये। तो ये बड़ा अच्छा था, थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है ना, पर मजा आ गया। ये मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो पढ़ो एनसीईआरटी से, दोबारा बोल रहा हूँ, पढ़ो एनसीईआरटी से। फिर रिवीजन, रिवीजन यहां से जरूर करना। क्लियर है? अच्छा दूसरी बात, इसमें ना आप अभी साइंस ही मिलेगा आपको, क्योंकि मैं अभी जब बाय मैं करने गया था तो मुझे खाली साइंस ही मिला। इसमें आर्ट और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट्स नहीं है, अभी एसएसटी नहीं आया इसमें, ठीक है ना? कोई ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी अभी नहीं है, ये खाली साइंस ही है। और अगर आपको लेने का मन हो थोड़ा सा जल्दी कर लेना। जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे ये शॉर्ट मिला, मतलब मार्केट में भी बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं है, मुझे 2-3 बार ऑर्डर करना पड़ा। अमेजोन पे दिखा रहा था कि ऑर्डर शॉर्ट है, ठीक है ना?
मैंने पहले 10 ऑर्डर किए, फिर 15 ऑर्डर किए, तो ऐसे दिख रहे थे। मतलब टोटल नहीं आ पा रहे थे कि मैं एक साथ 50 ऑर्डर कर दूं। बल्क ऑर्डर नहीं ले पा रहा था क्योंकि वो बार बार दिख रहे थे, क्योंकि शायद ये बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है, शायद ये कारण था। बट अगर आपको लग रहा हो तो मेक श्योर यू टेक दिस, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर दोबारा देखो, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता। मैंने आपको बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री सबसे ज्यादा आती है। देखो, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है, 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 और ये वाला क्वेश्चन भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, और ये क्वेश्चन भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही बैठेगा, ठीक है। और पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया वो भी फिजिकल केमिस्ट्री के थे। कहाँ गए भाई, ये वाला फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत ज्यादा ध्यान दो। अच्छा, एक बात और, फॉर एग्जाम्पल इसी किट के साथ, जो आपको किट दिख रही थी ना ये वाली, इसी किट के साथ ना आपको एक चीज और मिलती है, वो है खुद के नोट्स बनाने का, ये वाला मेक योर ओन नोट्स। तो जैसे आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज मिलती है ना, तो आप उसमें लिख सकते हो। ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे, मतलब एक बच्चे के लिए सेल्फ स्टडी मटेरियल बड़ा अच्छा बना रखा है कि बच्चे को कहीं दूर भागना ना पड़े। तो ये बड़ा अच्छा है, ठीक है ना। तो ट्राई मार के देखना यार। मेरा मानना है कि अगर आप इसे कर गए ढंग से तो आपको क्वेश्चन दिख सकते हैं, बहुत अच्छे दिख सकते हैं। इतना कंसाइज मैनर में देना बड़ी बात होती है। चलिए आगे देखते हैं जरा। अब एक डेंजर है। डेंजर क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आ गए थे, बड़े इलस्ट्रेटेड वे में, देख रहे हो, ऐसे आ गए। बच्चे घबरा गए कि सर ये क्वेश्चन आ गए सर, आउट ऑफ पेपर पैटर्न चेंज हो गया सर, सब बदल गया। अरे भाई, तुम किसी फिजिक्स के टीचर के पास जाना और उससे कहना है क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, तो बताएगा बेटा ये तो बहुत आसान है, ऑड वन आउट है ये तो, अगर आप एलिमिनेट करोगे तो भी हो जाएगा, ये वाला बहुत आसान है, खाली डायग्राम दे रखा है। ये तो एनसीईआरटी में जैसे डायग्राम देते हैं वैसे दे रखा है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एलिमिनेट से हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखो कि पेपर पैटर्न अगर चेंज होगा, जो कि होगा, 110% आपका पेपर पैटर्न चेंज होगा। और जब ये पैटर्न चेंज होगा तो ये आपको घबराने के लिए नहीं है, आपको शांत दिमाग से रखना है, ठीक है ना। और आप इसे देखोगे क्वेश्चन, अगर आपने कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन किया है अपने पढ़ाई का, मतलब मेहनत की है, तो आपको 110% क्वेश्चन आएगा, चाहे पैटर्न चेंज भी हो जाए। इस बात को ध्यान रखो। नाउ एक बात और, अब बच्चे न्यूमेरिकल बड़ा पूछते हैं, जो आर्ट एंड कॉमर्स के होते हैं, सर न्यूमेरिकल एग्जैक्टली आते कहाँ से? तो भाई आर्ट एंड कॉमर्स वालों, न्यूमेरिकल आता है मोशन से, इलेक्ट्रिसिटी से, वर्क एनर्जी पावर से, एंड ऑप्टिक्स एंड आई से। ये फिक्स चैप्टर है जहां से न्यूमेरिकल आएंगे ही आएंगे, क्लियर है। और इनके न्यूमेरिकल अगर आपने तमीज में कर लिए तो मुफ्त के क्वेश्चन थे ये वाले, जो आपको दिख रहे हैं ना सारे, ये सारे मुफ्त के क्वेश्चन थे, क्लियर है। ये वाला मुफ्त का क्वेश्चन था, 1 नंबर का, कोई इनमें बड़ी बात नहीं होती। न्यूमेरिकल बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है। अब हम दोबारा स्ट्रैटेजी पे आते हैं अपनी। देखो, मेरी स्ट्रैटेजी में हमेशा रहता है कि बच्चा मैथ्स पे बहुत ज्यादा फोकस करे, रोज पढ़े, इंग्लिश भी रोज पढ़े, जीएटी भी रोज पढ़े, और जीएटी में साइंस एंड ज्योग्राफी को फर्स्ट प्रायोरिटी दे, फर्स्ट प्रायोरिटी, और करंट अफेयर रोज देखे। अगर ये सारी चीजें वो रोज देख रहा है तो इसका मतलब तय है कि उसका सपना पूरा होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो चीजें हैं ये फिक्स्ड हैं, ये मतलब आप समझ लो कि 400 नंबर लाने की छड़ी है ये, इसे आप छोड़ नहीं सकते, इसे आपने छोड़ा आपका सपना टूट जाएगा, क्लियर है। अब मैं ना आपको एक चीज दिखाता हूं पहले, उसे देखने के बाद फिर मैं आपको आगे बात करूंगा, जरा इसे ध्यान से देखो, जरा बड़ी अच्छी चीज है। एनडीए बहुतों का सपना होता है, पर एक खुशखबरी है उनके लिए जो 1 जुलाई 2006 के बाद पैदा हुए हैं। उनके पास एक और अटेम्प्ट है अपने सपने को जीने का, पर एनडीए जैसा एग्जाम अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता। पर ये सुनो, हेलो हेलो बेटा, कैसे गया पेपर? अरे सर, जो आपने क्वेश्चंस कराए थे ना, मतलब मेरे को तो ऐसा लगा भाई साहब कॉपी पेस्ट ही आए। करंट अफेयर्स भी मैंने देखे थे, यूनेस्को वाला क्वेश्चन और वो सारे मतलब कॉपी पेस्ट थे। करंट अफेयर्स भी मेरे कॉपी पेस्ट आ गए थे, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में से क्वेश्चन बन गए थे। ये क्वेश्चन कर इसलिए पा रही है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन एग्जाम के जो एनडीए से ऊपर के लेवल के होते हैं, और ये सारे क्वेश्चन हम सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में मात्र 30 बच्चों के साथ कराते हैं। पर यहाँ एडमिशन रिटन टेस्ट से होता है। अगर आपको भी लगता है कि आप में डेडिकेशन है, आप अपना 100% दे सकते हो, देन आई लाइक टू इनवाइट यू जॉइन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। आइदर आप सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो फॉर टेकिंग दिस एडमिशन टेस्ट। वी आर वेटिंग फॉर यू। नाउ अब आपने इसमें एक बात सुनी कि बच्चा कह रहा है कॉपी पेस्ट, ये अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखोगे तो उसमें बोलता हूँ कॉपी पेस्ट। अब बच्चे को कॉपी पेस्ट क्वेश्चन मिलते कैसे हैं? बट ऑफ कोर्स यूपीएससी से मेरी कोई सेटिंग तो है नहीं और ये हो भी नहीं सकती,
एक्चुअली क्या होता है, इसका बड़ा ही सिंपल तरीका होता है। चाहे मैं तैयारी करा रहा हूँ आपको सीडीएस की, चाहे मैं तैयारी करा रहा हूँ एनडीए की, मेरा मानना होता है कि अगर आप सीडीएस एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। अगर लेवल बढ़ाना है तो आपको ना उससे ऊपर के एग्जाम के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। जैसे आईएएस, पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम होता है। बहुत, अगर अपने पेरेंट्स से पूछेंगे वो बताएंगे पीसीएस बड़ा प्रेस्टिजियस एग्जाम होता है। आईएएस के नीचे होता है पर पीसीएस वेरी टफ। ठीक है, पीसीएस एग्जाम होता है। फिर आपके आरआरबी होते हैं, एनटीपीसी होते हैं। ये सारे जो एग्जाम्स होते हैं ना, ये सारे के सारे एनडीए सीडीएस से ऊपर के लेवल के एग्जाम। तो दूसरे टाइप के क्वेश्चन जब आप देखते हो दूसरे एग्जाम में, जिनमें कंसेप्ट सेम लग रहा होता है, तो आपको लग रहा होता है यार ये तो रिपीट हो गया। एक्चुअली में बच्ची जब बोल रही है कि क्वेश्चन रिपीट हो गए, वो बोल रही है कि कंसेप्ट रिपीट हो गए। जो आपने कंसेप्ट कराए थे वो एग्जैक्टली रिपीट हो गए। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आईएएस, पीसीएस, आरआरबी, एनटीपीसी की किताबें जो होती हैं क्वेश्चन की वो करो। अब मार्केट में ये कोई एक किताब नहीं मिलती है, ठीक है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम ऑफलाइन में 21,000 क्वेश्चन की एक बुकलेट होती है, वो हम कराते हैं। क्लियर है? ये नॉट फॉर सेल है, तो आप मुझसे ये मत कहिएगा फोन करके कि सर आप इसे सेल कर दो, ये सेल के लिए नहीं है। ये सिर्फ ऑफलाइन के लिए है और ऑनलाइन के लिए है। ठीक है ना, नंबर वन। नाउ दूसरी बात ये कि जब आप इस तैयारी में लगे हो तो आपको एक बात गांठ और बांधनी होती है कि अगर आपके पास 21,000 वाली किताब नहीं आ रही है तो आप खुद से, एक किताब है मृणाल की, वो आप देख सकते हैं। मृणाल सर की है आईएएस की, वो देख सकते हैं। फिर पीसीएस एग्जाम्स की आती है दिशा, वो ले सकते हैं। क्लियर है? अगर आप ये कर गए आईएएस पीसीएस वाले क्वेश्चन, तो आप ये देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन आपको भी कॉपी पेस्ट मिल रहा है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो पर तमीज में करो। क्लियर है? जो चीज आपको दी जा रही है वो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत के बाद ही मिलेगी। समझ लो, एनडीए कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। इट्स नीड योर डेडिकेशन। अगर आपने अपना डेडिकेशन नहीं दिया तो ये सपना पूरा नहीं होगा। क्लियर है? ओके। नाउ अब आपके दिमाग में पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जीएटी के अंदर आपके साइंस, इंग्लिश और करंट अफेयर अगर बहुत अच्छे हो गए, आप करीबन 300 मार्क्स ले आओगे। बीइंग अ गर्ल, अगर आपको 500 नंबर तक का स्कोर करना है तो ज्योग्राफी, पॉलिटी करनी है। पॉलिटी के साथ एक ऑप्शन है हिस्ट्री, ये आपको करना ही करना है। ये आप कर गए, आप 500 नंबर तक ले आओगे। जीटी में अकेले का स्कोर 400 हो गया और मैथ्स का स्कोर 100 नंबर हो गया। तो 400 प्लस 100, 500 मार्क्स हो गए, आप मेरिट के अंदर आओगे ही आओगे। तो प्लीज मेक श्योर कि इसी फॉर्मेट से आप अपनी तैयारी करना। नाउ अब आते हैं हम इंग्लिश के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूँ। और जब मेरे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। आज से अगर एक साल पहले का आप एग्जाम का पैटर्न देखो तो वह ये होता था कि ग्रामर से 20 क्वेश्चन आएंगे, वोकैब से 20 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन ईडियम फ्रेज के आएंगे। बट अगर आप अब देखो तो ये पैटर्न है पहले का और ये पैटर्न है 2024 के एनडी एग्जाम का, जिसमें एंटोनिम 5, सिनोनिम 5, फिल इन द ब्लैंक्स 10, कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस 10, ईडियम फ्रेजेस 5। जो यहाँ पर पहले 10-10 थे वो देखो 5-5 हो गए। दिख रहे हैं? उसकी जगह कुछ और चीजें आ गई हैं। अब सर ये तो पैटर्न चेंज हो रहा है, हमें कैसे पता लगेगा? क्या ये फिक्स पैटर्न है? मैं बताता हूँ, मैं सब सारी बात समझाता हूँ। अगर आप इंग्लिश का सिलेबस इसकी नोटिफिकेशन में देखो तो उसने बड़ा ही डिटेल में बोल रखा है कि हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं इंग्लिश का जिसके अंदर हम टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट की अंडरस्टैंडिंग अंग्रेजी की और वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड और शब्दों का इस्तेमाल जो वो डेली बेस पे यूज करता हो। ठीक है ना? और डेली बेस से उनका मतलब क्या है कि जो इंसान अंग्रेजी के साथ डेली डील करता हो उसी को ही समझ में आएगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसके अलावा हम ग्रामर के बहुत सारे तरीके हम मतलब ग्रामर जांचेंगे उस बच्चे का अलग अलग तरीके से। ठीक है? उसकी वोकैबुलरी हम देखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन हम देखेंगे। क्लियर है? और उसकी जो टोटल प्रोफिशिएंसी है अंग्रेजी की वो चेक करेंगे। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, इसने कहीं नहीं बोला है 100% कि मैं नाउन पूछूंगा, मैं प्रोनाउन पूछूंगा, मैं एडजेक्टिव पूछूंगा। उसने कहा कि भैया मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं, ग्रामर पूछूंगा, कुछ भी पूछ लूंगा, वोकैबुलरी पूछूंगा, मतलब सिनोनिम एंटोनिम तो आएंगे, 110% आएंगे। ऐसा भी हो सकता है 5 भी है, ऐसा हो सकता है 10 आए, पर आएंगे जरूर। कॉम्प्रिहेंशन आएगा ही आएगा, 100% बात है। और बाकी जो बचा हुआ है उसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। अभी जो बाकी बचा हुआ है जिसमें वो कह रहा है कुछ भी डाल सकता हूं, उसे प्रिडिक्ट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि जो सीडीएस का पेपर है, जो आपके ऊपर का एक लेवल है, सीडीएस का जो पेपर है
उसके पुराने पेपर रिसेंटली वाले, जैसे फॉर एग्जांपल 2024 में अगर एग्जाम हुआ है तो मैं बच्चे से कहूंगा 2022 का पेपर, 2023 का पेपर ढंग से स्टडी करे, उसमें जो नई चीजें आई हैं वो आपकी आएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर आप पेपर को ढंग से देखोगे तो आपको कुछ चीजें दिखेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सिनोनिम एंटोनिम हो गए, ये देखो यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है क्लॉज टेस्ट का, ये सीडीएस से उठ के आया है। अगर आप सीडीएस का पेपर देख लो, हर साल वहां से आता है ये देखो सेंटेंस कंप्लीशन, आप 2022 का पेपर देख लो, 2023 का पेपर देख लो सीडीएस का, ये वहां से उठ के आया है। रीसेंट पेपर में जो पैटर्न होता है वही आपके एग्जाम में बन के आता है। अगला देखिए, यहाँ पर है आपका वर्ड फ्रेज, इसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, नहीं सॉरी फ्रेजल कह रहा हूँ, नाम याद नहीं आ रहा मुझे इसका नाम ऊपर लिखना रह गया है। वर्ड क्लासेस कहते हैं शायद, जहां तक मुझे याद आ रहा है वर्ड क्लासेस कहते हैं इसे। पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं, यस पार्ट ऑफ स्पीच, एग्जैक्टली नाम याद आ गया, पार्ट ऑफ स्पीच। और ये देखो यहाँ पर आपसे पूछ लिया अंडरलाइन करके कि भैया नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब है, ये कहाँ से है, सीडीएस के पैटर्न से उठ के आया है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। पर अगर इस पेपर में थोड़ा सा और ध्यान से सोचो जरा, ये पेपर ये कह रहा है आपसे कि मैं ये चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को समझें, अंग्रेजी को अंडरस्टैंड करें और फिर सोचें और फिर मीनिंग निकालें। जरा देखें जरा, उसने कहा कि मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, सेंटेंस के बीच में एक वर्ड अंडरलाइन किया, अंडरलाइन करने के बाद पूछा कि इसका सिमिलर मीनिंग कौन सा है। तो वो कह रहा है पहले इसे पढ़ो, इसका मीनिंग ढूंढो और ढूंढने के बाद फिर आप टिक मारो। क्लियर है, अगेन वो क्या कह रहा है, सेंटेंस को पढ़ो, मीनिंग गैस करो और फिर टिक मारो। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि भैया हमने एक बुक ले ली जिसमें सिनोनिम एंटोनिम है और उसको रट्टा मारना शुरू कर दिया और सीधे ये वाला वर्ड देखा, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक। बात समझ में आ रही है। अगर आप ये करना चाहो, रटना चाहो, रट लो, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस कहीं बाहर से नहीं आए हैं, ऐसी सीजल का पेपर से आया है, ये भी ऐसी सीजल के पेपर से आया है। ठीक है, ये आप सीडीएस के पेपर में देख लोगे, ये वाला आप सीडीएस में भी देख लोगे, बड़ा कॉमन है, सीडीएस एसएससी में भी देख लोगे, एफकेट में भी आया क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, ये वाला भी बड़ा कॉमन है, अगर आपकी मम्मी इंग्लिश टीचर है वो भी बता देंगे कि बेटा ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, सीडीएस एसएससी के पेपर से आया है। तो ये बड़ा सिंपल है, अगर आप रटना मारना चाहो मतलब आप रट सकते हो, बट मेरी जो स्ट्रैटेजी होती है वो ये नहीं होती है। क्यों नहीं होती है मेरी, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर एक बच्चे की, अगर आपने इंग्लिश सुधारनी है, उसने क्या लिखा है, मैं चाहता हूं कि बच्चे की इंग्लिश ऐसे डिजाइन हो रखी है, मैं उसका जो सॉरी क्वेश्चन पेपर है वो ऐसे डिजाइन कर रहा हूं कि मैं उसकी अंग्रेजी की समझ देख सकूं और वो शब्दों का इस्तेमाल, वर्ड्स का इस्तेमाल देख सकूं, ये चीज वो चेक करना चाह रहा है। तो उसके लिए उसने एक चीज चाहता है कि बच्चा बुक रीड करे। अब जब मैं ऑफलाइन में या ऑनलाइन में होता हूं तो मेरे यहाँ तो कंपलसरी होता है कि आपको बुक रीडिंग करनी है, और मैं इस बात की गारंटी दे रहा होता हूँ उस बच्चे के लिए, उस पेरेंट्स को भी गारंटी दे रहा होता हूँ, चाहे वो ऑफलाइन आ रहे हैं चाहे ऑनलाइन आ रहे हैं, उन्हें गारंटी दे रखा होता हूँ। अगर आपका बच्चा ये वाली हैबिट डेवलप कर गया रीडिंग वाली, ये एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा, उसका निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि इंग्लिश बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैंने कई ऐसी गर्ल्स देखी हैं जिनकी ज्योग्राफी बड़ी कमजोर है, जिनकी हिस्ट्री बड़ी कमजोर है, जिनकी पॉलिटी बड़ी कमजोर है, पर 200 में से इंग्लिश में से वो 150 नंबर ला रही है, 160 नंबर ला रही है, जिसकी वजह से उनका खेल ही बदल गया। जरा समझ के देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, बहुत ध्यान सुनना। मान लो एक लड़की है, उसने मैथ्स में 100 नंबर लेकर आई, ठीक है, इंग्लिश में 100 नंबर लेकर आई और साइंस में भी 100 नंबर लेकर आई, कितना बैठा, 300। अब एक लड़की है, खेल बदल देता हूँ, मैथ्स में वो 100 नंबर लेकर आई, इंग्लिश में वो 150 नंबर लेकर आई, साइंस में वो अराउंड 150 नंबर लेकर आई, तो इसका टोटल स्कोर कितना बैठ रहा है, 400 मार्क्स। अकेले इसका मैथ्स इंग्लिश साइंस से ही 400 मार्क्स बैठ रहा है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये बड़ा ही सिंपल है, अगर एक बच्चा अपनी पूरी जान लगा ले तो मैं वादा कर रहा हूं, मेरा आपको पक्का वादा है, आपको एंटोनिम सिनोनिम फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस इडियम फ्रेज इन सब के लिए कोई अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैं भी उसमें बड़ा सिलेक्टेड हूं कि बुक्स कैसे पढ़नी होती है। देखिए, अगर आप एकदम से बुक पढ़ने की आदत डाल लें जो आपको नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले आपको डालनी चाहिए डिफेंस बुक की आदत। डिफेंस बुक की क्यों, क्योंकि आपसे एसएसबी में पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू जॉइन आर्म फोर्सेस,
और इसका सिंपल आपके पास जवाब भी यही है कि मुझे यूनिफॉर्म पसंद है, पर ये कोई जवाब नहीं हुआ। ठीक है ना, यूनिफॉर्म तो एक कपड़ा है, कपड़ा में क्या पसंद है, ग्रीन कलर का कपड़ा है तो अपने घर में पहन ले जाकर। ठीक है ना, तो वो चाहते हैं कि आपको डिफेंस की नॉलेज, तो डिफेंस की कोई एक किताब आपको पढ़ने, आपको शुरुआत करनी है। पहले 50 पन्ने में आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत ज्यादा। उसके बाद एक लेवल ऊपर बढ़ा देना है, वो है किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। इसकी वोकैब बहुत टफ है, बहुत ज्यादा टफ वोकैब है इसकी। और इसे करने के बाद चाहे आपका एंटोनिम आ जाए, चाहे आपका सिनोनिम आ जाए, चाहे कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, सब आप कर पाओगे। ये देखो, जब ये क्वेश्चन दे रहा है, अगर आप इसे देख रहे हो ध्यान से, मैंने आपको दिखाया भी था, ये देखो, इसने अगर आपको ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन में पूरा एक पैराग्राफ दे दिया है। क्या कह रहा है, पढ़ो, समझो, और जो राइट वर्ड इसमें आना चाहिए उसको यहां पर पुट करो। पढ़ो समझो, राइट वर्ड जो आना से पुट करो, पढ़ो समझो, राइट वर्ड जो आना से पुट करो। वो ये चाह रहा है आपसे। क्लियर है? तो अगर आप मन लगा के तैयारी करना चाह रहे हो तो पूरी जान लगाओ इसमें, और जो मैं कह रहा हूं उसको आप हार्डकोर वे में करो। यूट्यूब पे बहुत सारी क्लासेस चलेंगी, कहेंगी इंग्लिश के हम सारे रूल्स करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, बेकार बात है ये। आप मेरे बच्चे से कभी ये नहीं सुनोगे कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया तो उसे बड़ी दिक्कत हो रही है। मेरे बच्चे से कभी नहीं सुनोगे, ना ऑफलाइन के ना ऑनलाइन के। आपको सब यही सुनते रहेंगे, सर इससे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करते हैं। हर सैटरडे को शाम को 6 बजे मैं ये क्लास लेता ही लेता हूँ। मैं बिना कॉम्प्रोमाइज करे लेता ही लेता हूँ, क्योंकि भैया मैं अगर नहीं कराऊंगा तो मैं अपने बच्चों का सपना गटर में डाल रहा हूँ। अब मैंने बच्चों के लिए ना एक पूरा एक मैनुअल बना दिया है कि जिससे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। इसमें बड़ा ही सिंपल होता है। पहला क्राइटेरिया ये है कि बच्चों को वीकली एक किताब पढ़नी है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि उनको स्कोर किस बेस पे मिलेगा। उनको स्कोर मिलेगा 4 बेस पे। पहला, उन्हें नंबर ऑफ पेजेस कितने पढ़े हैं। नंबर 2, बच्चा कितना मतलब अच्छा उसे बोल रहा है। तीसरा, जो उसने वर्ड्स पढ़े हैं क्या उसने अंडरलाइन करके अपनी स्पीच में उसे इस्तेमाल करा है। अगर वो अपनी स्पीच में उसे इस्तेमाल कर रहा है तो उसे पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उसका पूरा सेगमेंट डिवाइड हो रखा है। और फिर अगर वो परफॉर्म करता है तो उसे प्राइजेस भी मिलते हैं, और वो प्राइज उसे मोटिवेट करते हैं आगे काम करने की। तो भाई अगर ये तुम खुद कर सकते हो, खुद करो। और अगर तुम्हें मेरी जरूरत चाहिए तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बट तुम्हें करना है। मेहनत करे बिना काम नहीं चलेगा। क्लियर है? आगे चलते जरा। अब मैं आपको सारा इंग्लिश का सब कुछ समझा चुका हूँ। ठीक है ना, इसमें मैं किसी किताब का नाम नहीं लूंगा, मैं ना मैंने लिया है। ठीक है ना, अब मैं एक बात और दिखाना चाहूंगा, वो है मैथ्स। ओ माय गॉड, मैथ्स भाई एक ऐसी चीज है जो बहुत बड़ा जहर बन जाती है अगर आपने ढंग से नहीं की। मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप हर हाल में एलजेब्रा करो ही करो। क्लास 11th में एलजेब्रा बहुत सारी है और वो आएगी आएगी एग्जाम में। दूसरी है टिग्नोमेट्री, आएगी आएगी। ज्योमेट्री आएगी आएगी। और कैलकुलस के अंदर आपकी एओडी लिमिट डिफरेंशिएशन तो आपको करनी ही करनी है। एक बार इंटीग्रेशन आप छोड़ दो चल जाएगा, उसके 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये तो आपको करनी करनी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि कट ऑफ इंक्रीज होगी। अब 8 महीने में आराम से सारा सिलेबस कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, 4 महीने जब होते हैं ना तो मैं अपनी ऑफलाइन में खुद कैलकुलस नहीं कराता। क्यों नहीं कराता? क्योंकि 4 महीने में कैलकुलस कैसे हो जाएगी। मैं खाली कराता हूँ स्टैटिस्टिक्स, टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और एलजेब्रा। मैं सिर्फ ये 4 कराता हूँ। बट अभी आपके लिए ये बनता है कि आप ये सब करोगे ही करोगे। क्लियर है? जो 8 कॉमर्स के हैं उनसे कह रहा हूं बेटा, एलजेब्रा तो तुम बिल्कुल मिस नहीं करोगे, सबसे आसान है। उसके बाद ज्योमेट्री बड़ी आसान है, और उसके बाद स्टैटिस्टिक्स बड़ी आसान है। ये 3 तो तुम्हें करने ही करने हैं, ये कंपलसरी है। इतना आप गांठ बांध दो। एक ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई। अब यहां से हमारा प्लान ए पूरा खत्म होता है, और ये प्लान ए खत्म करते करते अगर आप ध्यान से देखो तो 50 मिनट हो चुके हैं। अब प्लान बी और सी, मेरी बात ध्यान से सुनना। प्लान बी और सी में क्या होता है? प्लान बी और सी में हमें ना साइंस और इंग्लिश का देखना पड़ता है कि मान लो पेपर पैटर्न चेंज हो गया हमारे, मुझे नहीं आया समझ में कि यार कि भाई क्वेश्चन क्या पूछो, मैं समझ नहीं आया। मैथ साइंस इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी नहीं गई, तुम्हें उठाना तो पड़ेगा ना कुछ, तो तुम्हारे पास ये सब्जेक्ट होते हैं। क्लियर है? हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी वो सब्जेक्ट रखो जिनमें याद कम करना पड़े। जैसे कि ज्योग्राफी बहुत ज्यादा समझने का होता है, सर्टेन पार्ट थोड़ा सा ही रटने का होता है, वो आप कर सकते हो। पॉलिटी के साथ भी ऐसे ही है, आपको समझने का ज्यादा है और रटने का कम है। हिस्ट्री के साथ ये मतलब ऐसा नहीं होता है। हिस्ट्री में आपको भाई साहब रटना ही पड़ता है। क्लियर है? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना? करंट अफेयर में क्या सीन होता है कि आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें हैं,
बहुत ज्यादा लॉजिकल चीजें हैं और ये आपको करनी चाहिए। क्लियर है? ये आप लॉजिकल चीजें कर गए, मजे ही मजे। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। नाउ अब जरा यहां से हम थोड़ा आगे चलते हैं। जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो मैं आपको, कई लोग मुझसे बोलते हैं सर आप ज्योग्राफी कम कराते हो। मैं ज्योग्राफी कम नहीं कराता हूँ, मैं एग्जैक्टली वो कराता हूँ जो एग्जाम में आएगा। ज्योग्राफी के मात्र 28 टॉपिक हैं जो कि क्लास 11 की पार्ट 1 पार्ट 2 से आते हैं। और ये एक सीक्वेंस है, जो ये सीक्वेंस में आपको करना ही करना है। जरा देखो जरा, अगर मान लो मैं आपको मेडिटेरियन सी वाला जो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, ये लोकल विंड का है। और देखो यहाँ पर मैंने लोकल विंड कराई होगी, यहाँ पर देखो ये लोकल विंड एग्जैक्ट क्वेश्चन आ रखा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये करंट है, करंट का क्वेश्चन होता है, इसे हम ओशन करंट कहते हैं। एग्जैक्टली देखो क्वेश्चन आ रखा है यहाँ पर, ओशन करंट। और देखो जरा यहाँ पर, ये है भाई साहब आपका लैंड फॉर्म्स का, दिख रहा है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म। देखो लैंड फॉर्म करा रखी है मैंने, ये रही। ठीक है, और देखो ये है पासिस, जोजिला पास, बनिहाल पास, पासिस मैंने करा रखे हैं यहाँ पर। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यहीं कहीं होंगे। ये रहे देखो पासिस, ये रहे। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आपको सॉइल के बारे में बात करिए। सॉइल देखो जरा, यहाँ पर सॉइल भी होगी यहाँ पर। ये रहा देखो सॉइल फॉर्मेशन। ये बड़ा जरूरी है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि आप कर क्या रहे हो। अगर आपको नहीं पता कि आप कर क्या रहे हो तो आप रो दोगे, आप दिक्कत में फंसे रहोगे। तो प्लीज मेक श्योर पूरी जान लगा के जो मैं आपको करा रहा हूं उतना ही करिएगा। क्लियर है? ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, अगर आपको खाली यही सब्जेक्ट पढ़ने हो ना तो मैं आपको खाली ये भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ। पर मैंने आपको इसकी रेफरेंस किताब बता दी है, वो है एनसीईआरटी। मैं भी एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, बस मैं सिलेक्टेड वे में पढ़ाऊंगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, फर्क इतना है। क्लियर है? ओके, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। ये देखो ये और भी क्वेश्चन है, यहाँ से आप देखोगे, ये देखो ये है लोकल विंड्स। ये लोकल विंड के 2 क्वेश्चन आ गए थे इसी साल में। इसके बाद आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है रिवर सिस्टम। देखो रिवर सिस्टम भी मैंने करा रखा है, ये रहा। इसके बाद आप देखो यहाँ पर है, ये अगेन रिवर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए रिवर सिस्टम के इस बार। यहाँ पर रिवर सिस्टम पे 2 टिक हो गए। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, ये रॉक्स का है, टाइप्स ऑफ रॉक्स। ये देखो ये रॉक्स आ गई। सोच के देखो, अगर आप ये ढंग से कर जाओ ना, आपको हर साल क्वेश्चन देंगे। आप इस साल का छोड़ो, पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, आपको इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन मिलेंगे, इससे बाहर नहीं मिलेंगे, मेरा वादा है आपको। सब इसमें है। ठीक है, चलिए यहाँ तक की बात हुई। अब आते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल के पास जाओगे, मैं वादा कर रहा हूँ, वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो क्लेम करेगा कि जो पढ़ाया वो आया। कोई भी बंदा क्लेम नहीं करेगा। पर अगर आपने ध्यान से मतलब सोचोगे ना, तो आपको खुद भी समझ में आएगा कि यार करंट अफेयर बाहर से नहीं आती। करंट अफेयर बड़ा ही कॉमन है, बड़ा ही लॉजिकल है। डिफेंस का एग्जाम है, डिफेंस से आएगी। स्पोर्ट्स हर जगह आता ही आता है। अवार्ड्स में नेशनल अवार्ड्स ज्यादा आते हैं। क्लियर है? नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड। थीम्स मतलब कोई डे, 15 जनवरी है, आर्मी डे होता है, थीम क्या होती है? कौन से पर्सन न्यूज में बने हैं, किस इंसान की मौत हो गई है, कौन से एक्ट या बिल हैं जो गवर्नमेंट ने पास किए हैं। कोई नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व ऐसा तो नहीं है जो न्यूज में बना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में बनी है, जैसे ब्रिक्स। आप इस साल के पेपर में भी ब्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन देखोगे। वेब ऐप स्कीम, कोई ऐसी वेब ऐप या स्कीम तो नहीं है जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है, और गवर्नमेंट के द्वारा कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अगर आप इन सारे फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर करोगे ना, रेदर देन रैंडम कि न्यूज़पेपर उठाया पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, आपको हमेशा क्वेश्चन दिखेगा। कहीं से भी करो, बट यही फॉर्मेट रखना। बड़ी अच्छी किताबें होती हैं, जैसे एक सीएसआर बड़ी अच्छी किताब होती है, वो आप कर सकते हैं आप। ठीक है ना? आईएएस की कोई पोर्टल आप ले सकते हैं, आईएएस के बड़े अच्छे अच्छे पोर्टल होते हैं। दृष्टि आईएएस बड़ा अच्छा लगता है मुझे, विजन आईएएस मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई भी ले सकते हैं, ऐसा मैं कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। सभी ने अपने करंट अफेयर मुफ्ती में डाल रखे होते हैं। ठीक है, डेली बेसिस पे आप उन्हें करें, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये होता है प्लान बी। प्लान सी, मैं एक बार आपको रिकॉल करा देना चाहता हूँ। हमने 100% करी मैथ्स, 100% करी इंग्लिश, 100% करी जीईटी में साइंस ज्योग्राफी, करंट अफेयर भी 100% करी। पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के अंदर आपके बहुत जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप सब वही करोगे, सब नहीं करोगे। स्टार्टिंग विद द पॉलिटी। पॉलिटी को मैंने 4 सेक्शन में डाला हुआ है। पहला, संविधान जब बन रहा है वो वाला सेक्शन, संविधान के जो इंपॉर्टेंट्स हैं वो, उसके बाद संविधान में क्या क्या चीजें हैं एक्स्ट्रा वो, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 4 सेक्शन में डाला है, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। इससे ज्यादा आपके एग्जाम में आता भी नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। सर इसमें सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो बेटा, अगर मान लो आपके 12 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो मेरा आपको वादा है कि आप 8 से लेके 5 क्वेश्चन आप आराम से देख लो। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप 12 से टोटल 12 के 12 क्यों नहीं करा रहे?
आप ज्योग्राफी में जब 100% करा रहे थे तो पॉलिटी में भी करा दो बेटा। प्रॉब्लम है टाइम की, हमारे पास सिर्फ 8 महीने हैं। अब समस्या ये होती है कि अगर आप ध्यान से देखोगे, जो हमारा सिलेबस एनडीए में यूपीएससी का दिया हुआ है, सेम सिलेबस आपको आईएएस का भी दिया हुआ है और सेम सिलेबस आपको सीडीएस का भी दिया हुआ है। आईएएस वाले बच्चे से जब आप पूछोगे ना, तो आईएएस के प्रीलिम्स की तैयारी के लिए वो 1.5 साल इन्वेस्ट करता है, और उसका पूरा जो पेपर होता है साल में सिर्फ एक बार होता है, और वो सब पढ़ता है। उसे हिस्ट्री भी 100% पढ़नी पड़ती है, उसे पॉलिटी भी 100% पढ़नी पड़ती है, उसको इकोनॉमिक्स भी 100% पढ़नी पड़ती है, सब 100% पढ़नी पड़ती है। ठीक है ना। तुम्हारे केस में ये इसलिए नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम 8 महीने में सब नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, अगर अपनी कट ऑफ देखो, कितनी आ रही है तुम्हारी कट ऑफ? 900 मार्क्स का पेपर होता है, 1/3 कट ऑफ आती है, 353, 342, और समटाइम 300, 300 से भी कम 292, ऐसी कट ऑफ आती है। तो आपको सिर्फ 1/3 मार्क्स लेकर आने हैं, आपको 50% नहीं लेकर आने। तो 1/3 मार्क्स अगर आप लेकर आ रहे हो, या मान लो आप 400 मार्क्स भी लेकर आ रहे हो 900 में से, तो भी आपको इतनी मेहनत नहीं करनी। ठीक है ना। गर्ल्स के लिए भी बोल रहा हूं, अगर आप इंपॉर्टेंट भी कर गए ये, तो आपके 500 नंबर तक का बैठ जाएगा। 900 का अगर आप आधा भी कर दोगे तो ये आपको 500 नंबर बैठ रहा है, वो आराम से बैठ जाएगा आपका। क्लियर है। अगर आपको नंबर उठाने हैं ना, तो आपका तरीका ही ये होना चाहिए कि आप ये करो। ठीक है ना। आज 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 की तारीख में अगर आपके पेरेंट्स भी इस एग्जाम को दें, अगर आपके पेरेंट्स ग्रेजुएट हैं, तो बिना पढ़े भी 100 नंबर ले आएंगे, बिना पढ़े। ये पेपर ऐसा है कि कुछ ना कुछ आपको आता ही है। मेरी पूरी तैयारी के अलावा भी आप कुछ अपने दम पर, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के दम पे कुछ क्वेश्चन कर ही आओगे। तो यकीन मानो, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, बॉयज आराम से 400 और गर्ल्स आराम से 500 ला सकती है, मेरा वादा है। 8 महीना है, बहुत ही सिलेक्टेड करोगे तभी हो सकता है, अदरवाइज आप सब करने बैठ जाओगे तो आप सब कुछ अचीव नहीं कर सकते। अब आते हैं हिस्ट्री इकोनॉमिक्स के अंदर। देखिए, हिस्ट्री में मैंने सारी किताबें लिख दी हैं। आर एस शर्मा यहाँ पर आपके सामने दिख रही होगी, फिर नितिन सिंघानिया की किताब अलग से दिख रही होगी। बट अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन में जैसे मैं तैयारी कराता हूँ, वो मैं इस तरह से कराता हूँ। देखो, मैं ये वाला एंशियंट वाला पार्ट पूरा कराता हूँ, ये पूरा होता है। ये वाला बुद्धिज्म जैनिज्म पूरा कराता हूँ, गुप्ता इरा, पोस्ट गुप्ता इरा, चोला पालवा पूरा कराता हूँ। आर्ट एंड कल्चर को साइड में रख देता हूँ। मैंने कहा टाइम आखिर में करेंगे, अगर हमारे पास रटने का समय है तो। ठीक है ना। क्योंकि अगर आएगा भी तो बस एक क्वेश्चन आएगा, पर इसे रटने में पूरा एक हफ्ता खराब होता है। क्लियर है। फिर मैं क्या करता हूँ, अर्ली मिडिवल पीरियड में मैं ये सारे कराता हूँ। बट जब जहां से इस्लामिक पीरियड शुरू होता है, वो एग्जाम में पूछना कर दिया बंद। यहां से मैं ओवरव्यू कराता हूँ कि टाइमलाइन पता होनी चाहिए, कौन पहले कब आया। यहां पर भी ओवरव्यू कराता हूँ, यहां पर भी मैं ओवरव्यू कराता हूँ। ये मैं पूरा कराता हूँ। विजयनगर एम्पायर, भवानी किंगडम, इस साल के पेपर देखो, इस साल के पेपर में आया मराठा एम्पायर, ये पूरा कराता हूँ। रीजनल किंगडम पूरा कराता हूँ, ये पूरा होता है। बस ये वाला जो हिस्सा है ये मैं नहीं कराता हूँ, और ये आपको भी नहीं करना चाहिए, मेरा मानना ये है। क्लियर है। यहां तक की बात हुई। अब यहां से आप आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अराइवल ऑफ यूरोपियन नहीं कराता हूँ, इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल बिल्कुल कराता हूँ, इसके जो रिफॉर्म्स थे वो भी कराता हूँ। रिवॉल्व ऑफ 1857 वो भी कराता हूँ मैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल में ये भी कराता हूँ। गांधी ईरा में हमेशा ओवरव्यू में लेके चलता हूँ, जितने भी मूवमेंट कराए ना, जो गांधी जितने भी मूवमेंट थे वो सारे कराता हूँ, पर डिटेल में नहीं जाता, नो डिटेल। क्योंकि एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ ये पूछा था टाइमलाइन में। गांधी जी पहले बहुत रिलेवेंट थे, मतलब अगर आप 2019 का पेपर देखें, 2018 का पेपर देखें, तब बड़े रिलेवेंट था ये क्वेश्चन, अब नहीं है। ठीक है ना। इसके बाद ये रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, जो गांधी के अलावा जिसने मूवमेंट करे, वो सारे मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में कराता हूँ, ये पूरा का पूरा कराता हूँ। पर मैं बहुत सिलेक्टेड कराता हूँ। ठीक है ना। ये सिलेक्टेड कराने का कारण मैं आपको बता चुका हूँ कि यार मेरे को बच्चे को 8 महीने में एग्जाम के लिए रेडी करना है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, जो पढ़ाया है वो आपको क्वेश्चन दिखेगा, जो पढ़ाऊंगा वो दिखेगा। आप खुद ही कहोगे सर कॉपी पेस्ट आया। कॉपी पेस्ट अगर आप चाहते हो, आप 2 से 3 बार रिविजन करोगे। 2 से 3 बार अगर आपका रिवीजन रहा, तो मेरा आपसे वादा है कि ये आपका एग्जाम निकलेगा, पूरा वादा है मेरा आपसे। क्लियर है। चलिए, यहां तक की बात हुई है। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं।
देखिए इकोनॉमिक्स में वैसे तो आपको एनडीए के बच्चों नहीं पढ़नी चाहिए, बट कुछ सालों से एक सेक्शन है जो हर बार रिपीट हो रहा है, वो है 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन। आप चेक कर लेना, ये आपको मिलेगा। इस बार भी आपके 3 क्वेश्चन आए थे, क्लियर है? और पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था। तो ये हर साल आ रहा है, ये वाला पोर्शन आपको जरूर कर लेना चाहिए, आपको बहुत मदद मिलेगी और आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है ना? मुफ्त के 3 क्वेश्चन है, जब एनडीए खुद ही कह रहा है कि मैं हर बार इसी से पूछूंगा, तो पढ़ लेना भाई, एक ही तो टॉपिक है, कौन सी बड़ी बात है। बाकी तो पूरी इकोनॉमी मैंने काट ही दी, ये देख, बाकी मैं कुछ कह ही नहीं रहा, पूरा काट दिया मैंने, कोई इकोनॉमी नहीं पढ़नी। मैक्रो इकोनॉमी आती है, सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए नहीं। पर ये वाली जो चीज मैं कह रहा हूँ, ये आपको पढ़ लेनी चाहिए, 2 पेपर से दिख रही है, तीसरे पेपर में फिर आएगी, क्लियर है? अगेन याद दिलाना चाहूंगा, 5 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं, 2,50,000 इस एग्जाम को सच में हिम्मत करते हैं कि मैं आऊंगा देने, और उसके बाद 1,50,000 बच्चे मात्र ऐसे होते हैं जो ढंग की तैयारी के साथ आते हैं, और लास्ट में इस तैयारी में 75,000 ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर, जो एक दूसरे को कंपटीशन दे रहे होते हैं, और लास्ट में आते आते सिर्फ 10 से लेके 8,000 लोग रिटर्न निकाल पाते हैं, और उससे भी कम आपकी अकेडमी ज्वाइन कर पाते हैं। तो अगर आपका ये सपना है कि मुझे एग्जाम फोड़ना है, तो एग्जाम फोड़ने के लिए आपको डेडिकेशन लगेगा। मैं एक बात हर बच्चे से कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें जरूरत लग रही है कि तुम्हें कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, आपको कोई गाइडेंस की जरूरत है, तो प्लीज एक बार यहां पर कॉल जरूर कर लेना, ये मेरा ही नंबर है, ठीक है? और जिस बंदे की आप आवाज सुन रहे हो ना, वही बंदा आपसे रोज बात भी करेगा। बड़े इंस्टीट्यूट्स में, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, बट बड़े इंस्टीट्यूट में जो टीचर आपको पढ़ा रहा है वो आपसे कभी बात नहीं करेगा। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि बिना गाइडेंस के, बिना डेली एक बड़े भाई की गाइडेंस के ये पॉसिबल नहीं। आपको एक बड़ा भाई चाहिए ही होगा जो आपके सुन सके दुख, क्योंकि अगर एक 12th क्लास का बच्चा है तो उसे सीबीएसई बोर्ड बहुत परेशान करेगा, छुट्टियां नहीं देगा पढ़ने की, ठीक है? सीबीएसई का लोड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, एनडी की तैयारी साथ नहीं हो पा रही है, ठीक है? दूसरा एक होता है जो बंदा जो ड्रॉपर है, वो अपने टेंशन में अलग है कि भैया मैंने तो सोचा था 12th के साथ हो जाएगा, नहीं हो पाया, उसकी तकलीफ अलग है। बात करने वाला आपको इस जर्नी में कोई चाहिए। अगर आपके पास बात करने वाला नहीं है तो आप हमेशा तकलीफ में रहोगे। अगर आपको ऐसा लगता है, देन आई एम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट जो आपकी तैयारी करा सकता है, क्योंकि ये सारे नियम है। देखो, ये सब मुझसे व्हाट्सएप पे क्यों बात कर पा रहे हैं? क्योंकि मेरा नंबर इनके पास है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? और इनको कॉपी पेस्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं, वो तुम्हें भी दिखेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ। बट तुम्हें ये नियम बांधना पड़ेगा कि यू हैव टू डेली टॉक मी ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे। अगर आप ऑनलाइन आ रहे हो तो याद रखना, वेडनेसडे सैटरडे को आपको मुझसे बात करनी ही करनी है, गांठ बांध लो। दूसरी बात ये कि अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो, अगर आप ऑफलाइन आ रहे हो तो मेरी जो लोकेशन है वो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, अपोजिट मेरठ, सॉरी अपोजिट सीसीएस यूनिवर्सिटी, गलत बोल गया मैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अपोजिट में है, मेरठ शहर के अंदर, ठीक है ना? अब वहां पर आप आओ, ठीक है? पर याद रखना, ऑफलाइन में मैं सिर्फ 30 बच्चे लेता हूँ, 100-200 की भीड़ नहीं बढ़ाता हूँ, ठीक है ना? और उसमें भी एडमिशन टेस्ट से, एडमिशन टेस्ट होगा, बच्चा पास करेगा तभी। एडमिशन टेस्ट मेरे यहाँ ऐसा कुछ मुश्किल नहीं होता है। एडमिशन टेस्ट में क्या होता है, मैं सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड चेक करता हूँ, और उसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसमें ऐसे आते हैं, √16 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट √25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस √25। इसका आंसर क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, सिंपल प्लस माइनस के क्वेश्चन, प्लस माइनस डिवीजन के क्वेश्चन पूछता हूं मैं। बस इसमें टाइम कम होता है। टाइम कितना होता है? 15 मिनट का टाइम दूंगा, 100 क्वेश्चन होंगे, और 50 मार्क्स लेकर आने। और ये टेस्ट आप ऑनलाइन भी दे सकते हो। इसे देने के लिए आपके पास सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप होनी चाहिए। कहां गई ऐप? ऐप का लोगो का डाला था भैया, लोगो कहां गया मेरा ऐप का? ये रहा, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड का लोगो होना चाहिए। ऑनलाइन में ऐसा कोई एडमिशन टेस्ट नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में आपको कम बच्चे रखोगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है।
ऑनलाइन में तो बच्चे का ही नियम ये होना चाहिए कि हर वेडनेसडे सैटरडे मैं सर से बात कर रहा हूँ, कॉल पे बात कर रहा हूँ, मेरा नियम बन गया है। तो आपका बैच है त्रिशूल, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की ऐप पे मिलेगा। कोई दिक्कत आ रही है, यू आर फ्री टू कॉल मी। कॉलिंग टाइम आप याद रखो 6 PM टू 9 PM, वो ज्यादा बढ़िया रहता है। दिन में कॉल कर रहे हो तो कॉल मी 10 AM टू 5 PM, 1 घंटे का यहाँ पर गैप है, ठीक है ना। प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगर सिलेक्शन हो तो मिठाई खिलाना मत भूलना, इंतजार रहेगा आपका, आपकी मिठाई का, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इफ यू वांट टू गिव मी अ रिव्यू, यू कैन गिव मी रिव्यू ऑन ऑन माय गूगल लोकेशन। आप सिंपल सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा, वरना मैंने ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में भी डाल रखा है, वहां पर भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिठाई का इंतजार मैं करता रहता हूँ। हर बार भैया बच्चे मिठाई लाते हैं, तो तुमसे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मेहनत करोगे, तुम लेकर आओगे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है अंतिम पगों के निशान।